एवरीवन ऑनलाइन, क्या ये हैंडआउट वैसे आप लोगों को पहुंच चुका है? आप लोगों के पास हैंडआउट, सारे कैमरास ऑन कर लो। कैमरास क्यों ऑफ है तुम लोगों के? रवनीत, आई कांट सी यू इधर। मैम आई हैव फीवर। हाँ तो क्या हो गया? मैम मैं बेड पे सिमरन हंस बैठी रही हूँ। है तेरे ऊपर, ढिल्लो। मैं बेड पे बैठी हूँ। ठीक है जी, ऑनलाइन सभी, बाकी सभी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट गाइस, दैट इज योर यूसीसी। एंड इसके साथ ही ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जनरली हम इसको ना आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में लेते हैं, एंड दैट इज़ द कवरेज। यही है इसके अंदर। पोस्ट इंडिपेंडेंस तो आप लोगों का बड़ा अच्छे से हो रहा है, जो आप प्रधानमंत्री सीरीज़ देख रहे हो पॉलिटी के अंदर, तो वो आप लोगों का एरा हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री सीरीज शुरू होएगी। तो इसका जन्म, दैट इज़ योर यूसीसी, जो कि हम लोगों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ योर स्टेट पॉलिसी के अंदर है। आपको पता है इसका जन्म कब हुआ था, किसने किया था, क्या एक्चुअली में स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? वो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ योर यूसीसी, द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ यूसीसी आइडिया? पोर्चुगीज, ओके राइट, या यू कैन से इट, बट और क्या हुआ था पोर्चुगीज में, अच्छा बताओ। बस यही पता है। मगध एम्पायर और ये अशोका के टाइम पर मतलब एक ही तरह के लोग रहते थे, सबके लिए एक समान लोग थे। यूसीसी का जन्म, ओके, तो एक समान थे। सबके लिए एक समान लोग थे शायद, हाँ इसी रिलेटेड थे। ठीक है। और फिर तो उस टाइम पे ठीक है, आप एक एग्जांपल दे रहे हो कि यूसीसी वहाँ पे अप्लाई होता था, है ना, मगध के अंदर। उनके सबके लिए एक समान लोग थे। जैसे हमारे आज की डेट में दो जगह पे ही अप्लाइड है अभी तक के लिए, दैट इज़ योर उत्तराखंड में, जो कि एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी हो चुका है प्रॉपर तरीके से, एंड दूसरा है दैट इज़ योर गोवा। ये दो ही स्टेट्स हैं। मैं बताती हूँ अब उसका पूरा एक आप लोगों के सामने ना, जो आपके छोटे छोटे एरर्स थे उसको आज ठीक करेंगे। तो व्हेन आई लुक्ड इनटू द पिक्चर, तो यस, गुजरात किया था आप लोगों ने, एंड असम। मध्य प्रदेश। अभी यहाँ पे ना होली शुरू नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेशन पास हुआ है, एंड चीज़ें वर्कआउट करनी शुरू करेंगी थोड़े टाइम तक। बट उत्तराखंड और हमारा जो गोवा है ना, प्रैक्टिकली रूप में वहाँ पे शुरू हो चुका है यूसीसी। गोवा में तो क्या हुआ था जी, गोवा में तो शुरू से ही हम लोगों का यही फिलॉसफी थी। क्यों? बाय येस, दैट वॉज अ कॉलोनी ऑफ योर पोर्चुगीज। तो जिस तरीके से विजय ने अभी ना एक बोला था कि मैम ये पोर्चुगीज ने शायद शुरू किया था, एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत पहले से, ऐसा नहीं है कि प्री आफ्टर योर इंडिपेंडेंस इट हैपेंड ओवरनाइट इन योर गोवा। ये शुरू से ही वहां पे एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट मुझे एक बात बताओ कि अभी फिर से मैं पूछ रही हूँ, हिस्ट्री में इसका जन्म कब हुआ था? क्या आइडिया, क्या है यूसीसी? आप लोगों ने सब वेल लर्नेड पर्सन हो आप लोग सभी, तो मुझे बताओ कि जन्म कहाँ से हुआ था इसका? सबसे पहले सती प्रथा के साथ स्टार्ट हुआ था, यू नो दैट। हाँ नहीं नहीं, क्यों, बोलो, चाहे गलत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोलो, यू हैव टू। मतलब कि यही बच्चे हम लोगों के डॉट्स हैं जो हम लोगों को कनेक्ट करने पड़ेंगे आपस में, डेफिनेटली। मैं ये कोई देख के आई हूँ, बट ओवर द टाइम जो मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मैं पूरा एक हफ्ता ना फिर एक ही टॉपिक पढ़ती रहती हूँ कि आज मैं क्या कराऊँगी इंटरेस्टिंग ना। इसका जन्म एक्चुअली में आपका सती प्रथा के साथ हुआ था। राजा राम मोहन रॉय, जब उन्होंने पहली बार ब्रिटिशर्स के सामने एक डिमांड रखी कि सती प्रथा, विडो रीमैरिज एक्ट, ये दोबारा से हमारे लागू होने चाहिए। बहुत पहले एंशियंट टाइम्स में भी, जैसे मगध है हमारा, इवन वुमेन का स्टेटस इन द सोसाइटी कैसा था शुरू से? इट वॉज वेरी सुप्रीम। अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोगों का वुमेन का स्टेटस वॉज वेरी हाई। विद टाइम ये आपका डिग्रेड होना शुरू हो गया, आफ्टर मुगल इन्वेजन, स्पेसिफिकली आफ्टर मुगल इन्वेजन। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उस टाइम पे ना एक पर्दा सिस्टम उसके बाद ही इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ था। नहीं तो वुमेन्स वर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इनटू योर सभाज,
into your community gathering, पूरी participation थी in your governance even. But after your Mughals, पर्दा system was introduced in your India. अब इसका जन्म वहाँ से होता है और ब्रिटिशर्स के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी. क्या सती प्रथा आसान थी करनी? नहीं, इट वॉज नेवर ईजी. सती प्रथा हो गई, उसके अलावा जी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? इक्वालिटी के बारे में बात कर रही थी यूसीसी. और किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी? सती प्रथा, विडोरी मैरिज. ठीक है जी. एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल, में क्या होता था कि उन्हें आफ्टर देयर मैरिज फाइनेंस, दैट इज योर प्रॉपर्टी. और क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर्टी. सक्सेशन बोला जाता है बच्चे, या फिर इसको बोला जाता है दैट इज योर इनहेरिटेंस. और दे आर ओनली कन्फाइंड टू द हाउस. ठीक है. एजुकेशन हो गया. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वर लेस. सोशल एक्सक्लूजन ओवरऑल ही हो गया इसके साथ. तो सोशल एक्सक्लूजन है ना. ठीक है. पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन सारा कुछ आ गया. और बताओ. इसके साथ हम लोगों के पास एक आइडिया आया कि जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई थी, दैट वाज ये सती प्रथा. उसके बाद हम लोगों को ना एक हिंच मिला कि अच्छा, धर्म के नाम पे कई बारी जाति भी होती है, जहाँ पे अडॉप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जहाँ पे हम लोगों का प्रॉपर्टी सक्सेशन, इनहेरिटेंस, जहाँ पे आपका मैरिज, डाइवोर्स लेना लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल था. एंड कई बारी मिल जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. इसके साथ एक आप लोगों का आता है दैट इज़ योर शाह बानो केस. क्या आप लोगों ने इस केस के बारे में सुना? बताओ जी, क्या है ये केस? शाह बानो केस क्या है? व्हाट इज शाह बानो केस? हाँ, 1985 का केस है. और किसके ऊपर है? इनहेरिटेंस के ऊपर है, मेंटेनेंस के ऊपर है. और वो दूसरा. इसका है क्या? केस है क्या? ये केस क्या है पता तुम लोगों को? केस क्या है तुम लोगों को पता? मेंटेनेंस. ये केस क्या है? बहुत ना फेमस कहते लॉयर थे इंदौर के. उनकी वाइफ थी शाह बानो. उनको 60 की जब वो थे, व्हेन शी, मतलब कि अपने बच्चों को सब कुछ पाल पोस लिया, सब कुछ कर लिया है ना, इतना बड़ा कर दिया. वो बेचारी इतनी बूढ़ी है, पढ़ी लिखी नहीं थी. उसको उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया. उसके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया. दैट इज़ योर शाह बानो. बहुत सुंदर लेडी है. अगर आप देखोगे ना, इनकी शक्ल देखोगे, मैं नहीं निकाल पाई, बट आई वॉज लाइक कि मैं ज़रूर दिखाऊंगी. तो 60 की उम्र में आके वो बेचारी अपने राइट्स को लेके इनसिक्योर हुई. बट मुस्लिम लॉ के अंदर ना देर इज़ अ वन वर्ड दैट इज़ योर, पता है आप लोगों को क्या बोलते हैं? एक होता है बच्चे दैट इज़ योर मेहर. सुना आप लोगों ने? 2-3 वर्ड्स होते हैं, पहले आज उनको समझते हैं. एक होता है, उसके बाद में इसके बाद फिर से आती हूँ यहाँ पे, दैट इज़ योर निगाह हलाला. अच्छा, और एक होता है दैट इज़ योर इद्दत पीरियड. कैन यू टेल मी इन तीनों का क्या मतलब है? सबसे पहले मेहर क्या होता है? MEH है, पता नहीं ए है, एक बार देख लेना. हाँ जी. हस्बैंड नहीं. मुस्लिम मैरिज, हिंदू मैरिज, क्रिश्चियन मैरिज, सिख मैरिज, पारसी मैरिज, ये सारी मैरिजेस आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. हर किसी का अपना धर्म है, किसी तरीके से हो रही है. कोई अग्नि के फेरे ले रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे ले रहा है, कोई सिंपली आपका बोलता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, और शादी हो रही है.
सबकी अपने रिलीजियस राइट्स हैं, अपनी उनकी एक मैरिज करने का अपना अपना तरीका है। सबसे शॉर्टेस्ट मैरिज पता है किसकी होती है? दैट इज योर मुस्लिम्स की होती है। वहां पे सिर्फ ये बताया जाता है, इसको बोला जाता है मुस्लिम के अंदर द मैरिजेस आर योर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर योर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे पहले ही डिसाइड होता है कि अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती है या फिर हस्बैंड डाइवोर्स दे देता है तो वो कितना प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके जाएगी। दैट इज नोन एज योर मेहर। ये ना मतलब कि जब करीना कपूर खान की शादी हुई थी तो उस टाइम पे बड़ा न्यूज़ में था कि सबसे ज़्यादा महंगी जो मेहर है ना आपकी करीना कपूर खान को मिली है। तो ये आपका दिस इज द फैक्ट। ये चीज़ें होती हैं जो आपके आफ्टर डाइवोर्स। निकाह हलाला क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द दोज थिंग्स जो कि एक ना मूवी भी है पुराने समय की, आपके मम्मी पापा के टाइम की समय की है। उसमें बताते हैं, कहते हैं अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देता है आके गुस्से में, जैसे कबूल है कबूल है कबूल से शादी हो जाती है, वैसी तलाक 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 जो कि ट्रिपल तलाक का इशू आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अगर ऐसे बोल दे वो टेलीफोनिकली या कुछ भी तो क्या हो जाएगा? उनका तलाक हो जाएगा। बट कहते हैं अगर सपोज करो आपके हस्बैंड ने गुस्से में आके बोल दिया और उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहिए था, मुझे अपनी बीवी के पास वापस जाना है, मुस्लिम मैरिज में ये चीज़ अलाउड नहीं है कि आप दोबारा उनसे शादी कर सको। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी और के साथ शादी करवानी पड़ेगी उस लेडी की। इट कैन बी एनीवन इन योर फैमिली, उनके साथ फिजिकल रिलेशन होने ज़रूरी है और उसके बाद वो अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास वापस आ सकती है। लुक एट द प्रॉब्लम। क्या वुमेन के राइट्स हैं? ये अब अलाउड बिल्कुल नहीं है ये चीज़ें। ये तब उस टाइम पे होता था। ये मूवी है इसके ऊपर एक बनी हुई। इद्दत क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इद्दत? यहाँ पे बच्चे सिर्फ 3 महीने के लिए एक वुमेन को कई बार मेंटेनेंस मिलती है। अगर मेहर नहीं हुई या थोड़ी बहुत ही हुई, उसके बाद ना आपकी मेंटेनेंस पीरियड सिर्फ 3 महीने के लिए दिया जाता है। मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम जो हम लोगों का पर्सनल लॉ एक्ट है ना, ऐसी सब चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत सारी है। और इनफैक्ट इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम विद योर मुस्लिम्स, यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी यही चीज़ें थी। हिंदू के अंदर वहां पे तो सोशल कंट्रैक्ट था कि कंट्रैक्ट कर रहे, टूट गया तो तुम ये हिस्सा लेके जाओगे। यहाँ पे तो कहते हैं आपका क्या है? दैट इज योर सेक्रेट बंधन है, चाहे मारे चाहे पीटे चाहे तुम्हें जला के राख कर दे, पर तुम्हें वहीं पे रहना है। व्हाट वाज दैट? इवन दैट वाज नॉट एडमिसिबल। तो डाइवोर्स तो कभी प्रोविजन ही नहीं था। सती प्रथा, जब हस्बैंड मर रहा है तो उसी के साथ उनको चिता में जलना पड़ेगा। क्या चीज़ें थी ये? मतलब ये धर्म के नाम के ऊपर कितना कुछ आपकी एट्रोसिटीज हो रही थी, वुमेन के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा था। ये एक आइडिया आया, कहते ये सबको हटाया जाए। कहते कौन से हम लोग ना, कहते धर्म, बहुत अच्छी B.R. अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी। उन्होंने ये बोला था, कहते कि जो धर्म आपको गलत करने के लिए मजबूर कर रहा है, कहते वो धर्म नहीं है। ऐसा कोई धर्म नहीं बोलता। उस टाइम पे पता नहीं कौन सी चीजें होंगी, किस मकसद से ये चीजें आई थी हमें नहीं पता। अब वो डिल्यूट हो चुकी हैं। अब आपको इसीलिए हम लोग बोलते हैं UCC इज अ न्यू लिबरल इंटेलेक्चुअल, दैट इज योर कॉन्सेप्ट। जो बोलते हैं नई सोच के साथ आगे आओ, फिर बोलती हूँ UPSC इट्स अ रिलीजन। यू आर नाइदर हिंदू नॉर यू आर सिख नॉर यू आर एनीवन एल्स। आप सिर्फ UPSC की तैयारी कर रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज योर UCC को न्यू लिबरल इंटेलेक्चुअल, दैट इज योर कंसेप्ट। जहां पे नई सोच, नई पीढ़ी, नई आपके इनफैक्ट फीमेल्स के साथ नहीं, इवन मेल्स के साथ भी कई बारी डिवोर्स, उनको भी तो कई बारी ज़रूरी होता है। वाइफ्स आर नॉट हैप्पी, है ना। कोई भी तरीका हो सकता है वो। अब विद टाइम हम लोगों ने क्या देखा, वुमेन के साथ तो है ही है, कहते हैं मेल्स के साथ भी है। इनफैक्ट इनहेरिटेंस के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा पहुंचा। आप लोगों को पता है व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस एंड योर सक्सेशन? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ क्योंकि अब ये लॉज आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन? सक्सेशन तो मतलब ये है कि जैसे जो पुरानी जो चीजें या फिर जो पुरानी जो अथॉरिटी है उसको
सक्सेसर कौन है उसका, उसको कौन में किसको मिलेगा, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, एंड इनहेरिटेंस ऑटोमेटिकली कैसे होती है, बाय ब्लड। ठीक है, फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? सक्सेशन जो होती है वो पर्सन खुद डिक्लेयर करता है कि जैसे अभी जो हाँ। इंडियन सोसाइटी जो है वो मतलब मेल सक्सेशन ज़्यादा है, मेल सक्सेशन ज़्यादा है, या डेफिनेटली पैट्रियार्की जो बोलते हैं। डेफिनेटली लड़कियां खुद अपने आप आज पर ऐसा नहीं है, लड़कियों को पूरे राइट्स मिलते हैं अगर वो फादर की प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, बट लड़कियां खुद ही बोल देती कि हमें नहीं चाहिए या फिर कुछ, वो अलग केस होता। बट दैट इज़ योर सक्सेशन, इसको बोलते हैं दैट इज़ योर हिंदू सक्सेशन लॉ। एंड हमारे इंडिया के अंदर एक्चुअली में इसको याद रखना, सक्सेशन इज़ अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म। इनहेरिटेंस उसी का एक छोटा सा पार्ट हो सकती है। ये जर्नली, नॉट ऑलवेज बट जर्नली हमारे मुस्लिम्स के अंदर देखी जाती है। आपकी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा वाइफ के पास जाएगा, कितना बच्चों के पास जाएगा और कितना उनकी मदर के पास जाएगा आफ्टर योर डेथ, दैट इज इनहेरिटेंस। प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ये दोनों में ही है। बट सक्सेशन में क्या होता है बच्चे, आपके आगे बच्चों को ही मिलती है। बट इनहेरिटेंस में आपका पहले ही डिफाइंड होता है अंडर योर मुस्लिम पर्सनल, ये जो हमारा बोर्ड है, रिलीजन बोर्ड है, उसके अंदर पहले ही डिसाइडेड है। मेरे ख्याल से 1/8 होता है अगर उनके बच्चे हैं, अगर नहीं है बच्चे तो 1/4 होता है, और बाकी आपकी मदर को मिलती है। इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं हम लोग। अब ये सारी चीज़ें थी हमारे सामने कि अच्छा यूसीसी के अंदर हमें इन सब के बारे में हम लोगों ने देखना है। ओके, समझ में आता है। चलो अब हम लोग हमारा हैंड आउट पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है। प्लीज़ टेक आउट योर हैंड आउट और हम पढ़ना शुरू करते हैं जी। माइक यूसीसी ऑनलाइन जितने भी हैं आप लोगों के पास हैंडआउट्स होंगे। अगर नहीं है तो कशिश मैम से आप व्हाट्सएप पे मंगा सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो जी। A uniform civil code seeks to provide one law for the entire country applicable to all religious communities. It seeks to ensure not only the uniformity of the laws between communities but also the uniformity of laws within communities, ensuring equality between the rights of men and women. A UCC would effectively mean streamlining laws related to marriage, divorce, adoption, guardianship, succession, inheritance, etc. दैट इज योर मैरिज कैसे होगी, दैट इज योर डिवोर्स कैसे होगा, अडॉप्शन कैसे होगी, गार्जियनशिप, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। और हम चाहते हैं जी कि हम सारी की सारी कंट्री के अंदर क्या लेके आए, दैट इज योर सिंगल लॉ लेके आए इंटायर कंट्री के अंदर, जहाँ पे सभी रिलीजन एक ही, दैट इज योर यूनिफॉर्मिटी के साथ ही हम लोग क्या कर सकें, दैट इज योर फॉलो करें उस रूल्स को। मुस्लिम के अंदर पॉलीगैमी इज अलाउड। पॉलीगैमी मीन्स, पॉली मीन्स बहुत सारी मैरिजेस, बहुत सारी आप अपनी वाइफ्स रख सकते हो। और हिंदू के अंदर भी ऐसा था कि अगर आपको सन नहीं होता फर्स्ट वाइफ से, आप दूसरी शादी कर सकते हो। ये भी आपका एक क्लॉज था, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तब भी आप दूसरा कर सकते हो। ये सारे केसेस में था। बट ओवर द टाइम हमारे BR अम्बेडकर जी ने भी एक चीज़ बोली। फिर से वापस चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। जब आपकी सती प्रथा हटनी शुरू हुई, विडो रीमैरिज को एक्सेप्ट किया धीरे धीरे, जैसे ही हम लोगों की आज़ादी हुई, BR अम्बेडकर जी हमारे क्या थे, दैट इज़ योर लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने एक प्रपोजल दिया, कहते मुझे एक बिल लेके आना है एंड दैट इज़ योर हिंदू कोड बिल लेके आना चाहता हूँ मैं, जहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में बात थी। नेहरू जी ने भी इस चीज़ का फेवर आउट किया और इन्होंने ये भी बोला, कहते हैं अगर हम लोग जीत जाते हैं, इन केस अगर हम लोग जीत गए हमारे जनरल इलेक्शंस, तो हम हिंदू कोड बिल लेके आएंगे। बट गांधी जी के पास गए BR अम्बेडकर जी, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने, पंडितों ने बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला आपके नेहरू जी को कि आप सिर्फ हिंदू के लिए क्यों कर रहे हो, सारे धर्मों के लिए करो। कहते हिंदू सबसे बड़ी हमारा रिलीजन है हमारी कंट्री में, हम धीरे धीरे UCC भी अप्लाई करेंगे, जिसको आज की शक्ल में देख रहे हैं हम, 4-5 स्टेटों ने कर दिया है, कर रहे हैं। नाउ सोसाइटी इज इवॉल्विंग,
पर उस टाइम पे इन्होंने बिल्कुल साफ ना कर दी थी। गांधी जी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया था और बी आर अम्बेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हिंदू कोड बिल। जब इनका बिल पास नहीं हुआ तो बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया, रिजिग्नेशन दे दिया। और उसके बाद बच्चे स्मार्टली द गवर्नमेंट हैज प्लेड, इस हिंदू कोड बिल को 4 लॉज के अंदर लेके आया, 4 लॉज के अंदर, और धीरे धीरे करके फिर आपके उसने उसको पास कराया। शक्ल कुछ और, बात वही, मैरिज हिंदू एंड एवरीथिंग। ठीक है, हिंदू के अंदर यस क्या सिख्स आते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, Buddhist, Jains. यस दैट इज योर सिख्स, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, ये 4 धर्म आते हैं। बट हमारे जो शरीयत लॉ है वो आपके मुस्लिम्स के लिए लगता है, जो कि आपके काजी देखते थे उस टाइम पे। हमारे अभी तक इस चीज़ को यूनिफॉर्मिटी नहीं लाई। शरीयत ही prevail करता मैम। समझ आई जी एवरीवन? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Personal laws in India. Currently, not only Muslims but also Hindus, Jains, Buddhists, Sikhs, Parsis. इवन पारसीज आर वेरी डिफरेंट, ज्यूज का भी बहुत डिफरेंट है, दे आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट लॉज। क्या सिख्स का अपना मैरिज एक्ट नहीं है? Yes, आनंद ma'am. कारज आनंद मैरिज कारज एक्ट marriage बिल्कुल अलग है, हम लोगों का बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदू अलग है, ऐसा नहीं है। बट जो ये हिंदू एज अ ब्रॉड टर्म है, कहते हैं ये 4 हमारे रिलीजन्स को साथ लेके चल रहा है। उसमें सिर्फ मुस्लिम्स इकट्ठे नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम्स का ओवरऑल जो आपकी प्रैक्टिसेस थी दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर हिंदू। हाँ, हिंदू जैसे ही बाकी भी थे, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स और हिंदू, ये सारे एक ही बास्केट में थे। तो उन्होंने बोला हम ये सबको एम्प्लाई कर रहे हैं। जी कंटिन्यू। The reformed Hindu personal law still incorporates certain traditional practices. Differences arise when Hindus and Muslims marry under the SPA, where Hindus continue to be governed by the Hindu personal law but Muslims are not. Hindu personal laws. Hindu personal laws have ancient origins derived from the Hindu religious texts and traditions. The Manu Smriti, one of the earliest sources of मनु Hindu law. स्मृति बोलते बच्चे, दैट इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ जो है मनु आपकी स्मृति से चीजें निकली हुई हैं। आगे जाके मैं इसके बारे में और पढ़ाऊंगी आप लोगों को। जी Dates back to over 2000 years. Various other texts and commentaries on Hindu law such as the Dharma Shastras and the Dharma Mitak Shastra and your have contributed to the Mitakshara मितक शास्त्रा जी have contributed to the development of Hindu personal laws. आपको पता है हिंदू हमारे पास 110 करोड़ हिंदूज है अप्रोक्सीमेटली। यू कैन इवन राइट दैट डाटा, शायद ये नहीं है इसमें। दैट इज 110 करोड़ हिंदू हैं अप्रोक्सीमेटली। दिस इज नॉट टू बी मतलब कि ऐसे बिल्कुल लिटरली मत लेना, बट अप्रोक्सीमेटली हैं ये। 20 करोड़ कहते हैं हमारे यहाँ पे क्या है, दैट इज जो मुस्लिम्स हैं, एंड 4 करोड़ हमारे यहाँ पे दैट इज योर क्रिश्चियंस हैं, एंड 2 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ दैट इज अप्रोक्सीमेटली सिख्स हैं। इस डाटा को लिख लेना। अब इतनों सारों को करना, यूनिफॉर्मिटी लेके आना है इनके बीच में। डिफिकल्ट नहीं है डेफिनेटली। अच्छा, पॉलीगैमी हम लोगों ने बोला, यूनिफॉर्म लेके आना है, तो क्या इसका मतलब ये था कि हम सभी धर्मों को अलाउ करते कि सभी मैरिजेस करो, लेडीज़ को भी बोल दें बहुत सारी मैरिजेस करो? नहीं बोल सकते। हमें हेल्थ भी देखनी है। एड्स, व्हाट इज इट, ठीक है, एसटीडीज, ये सारी बीमारियां थी जिसकी वजह से हमें मॉरली सोशली इन चीज़ों को बैन करना ज़रूरी था। दैट वॉज द रीज़न हम लोगों ने इस चीज़ को किया। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं है कि सारे यूनिफॉर्म कर दो तो एक जैसे, नहीं, हमें मॉरल प्रिंसिपल्स देखने, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, यस दैट इज इट, एथिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों आइडिया आया था सामने हमारा, कैसे लेके आए थे, क्या मुद्दा था। लड़कियों को पूरे राइट्स देना, इसका मतलब ये नहीं कि उनको भी यही राइट्स दे देंगे। हमें हेल्थ भी देखनी है, हमें ये भी देखना है कि बच्चों को पूरे राइट्स मिल रहे हैं, आपके पेरेंट्स को पूरे राइट्स मिल रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है प्रोग्रेसिव नेशन बनाना। दैट वाज द एजेंडा ऑफ योर यूसीसी। जी प्लीज कंटिन्यू। Muslim personal laws. Muslim personal laws in India are based on the Islamic Sharia law. प्लीज अंडरलाइन and the बच्चों, ये कैसे होता है, दैट jurisprudence. इज योर शरिया लॉ लगता है यहाँ पे। जी
The Hanafi, Shafi, Maliki, Hanbali schools of thought within Islam have influenced the interpretation. इतना ही याद रख लेना बस, दैट इज मोर देन इनफ जी. उसके बाद जी देन इज Christian योर personal क्रिश्चियन पर्सनल लॉज. These are primarily governed by the Indian Christian Marriage Act इंडियन of क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अंदर हमारा ये भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इनमें भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जी. यहाँ पे भी द डिवोर्स इज़ वेरी इजी, यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं दी जाती थी, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लॉज थे जिसको हम लोग काउंटर करना चाहते थे जी. नेक्स्ट, Parsi personal laws. The Parsi community follows personal laws based on the Parsi Marriage and Divorce Act of 1936. 1936 में आपके पारसीज का भी आया है, जिसमें वो मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस के बारे में पारसीज के अंदर बात कर रहे थे. पारसीज आर द रिचेस्ट कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड. यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन करता है? दैट इज़ योर पारसीज. हमारे इंडिया के अंदर भी जो बिजनेसेस हैं, दैट इज़ ऑल यार योर डोमिनेटेड बाय योर पारसीज. बट पारसीज की प्रॉब्लम क्या थी? पारसीज बहुत जल्दी जल्दी शादी नहीं करते थे और बहुत सारे इनके इश्यूज थे अपने अपने. तो उसके बाद जब आपके इतने टाइम के बाद हो रही है तो लेडीज़ को अलाउ नहीं करना कि वो खुद का कुछ करें, फिर उनको मेंटेनेंस ना देना, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में क्या राइट रहेगा. सो ये बहुत सारे आपके मुद्दे थे. इनफैक्ट अब सिर्फ इनके बारे में भी नहीं बात करनी हम लोगों ने. When you are talking about UCC, there is one more thing that is added over here with the time. मुझे बता सकते हो क्या चीज़ ऐड हुई है धर्मों के अलावा? There are two things that is Secularism. इसके बियॉन्ड, नोट्स के बियॉन्ड सोचो. सेक्युलरिज्म नहीं. और किस चीज़ में UCC आनी चाहिए? मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन. सोचो, मैरिजेस के बिना बच्चे हो रहे. यस, लिव इन रिलेशनशिप्स. Yes, live in relationships. इसीलिए अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, कहते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप्स में बच्चे हो रहे हैं आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप जो है इस इंसान के साथ लिव इन में हो, और इस ड्यूरेशन में अगर कोई बच्चा आ जाता है तो उनके पास भी इनहेरिटेंस राइट्स हों. इट इज़ नॉट अबाउट योर रिलीजन, इट इज़ बियॉन्ड दैट. नाउ दिस सोसाइटी इज इवॉल्विंग, क्योंकि अब वो बिना मैरिजेस के भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कपल्स को, तो तुम्हें उस हिसाब से बढ़ना पड़ेगा आगे. देन वी नीड योर यूसीसी. और एक और हम लोगों का एक पार्ट है सोसाइटी का जो कि अभी तक अगेन डिस्प्यूटेड है कि वहाँ करना चाहिए. LGBTQ, yes, LBGT definitely, that is your lesbian, bisexual, transgender and your gay, क्यूर. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ इसके अंदर, आपको पता है एक सिंगल लेडी किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, बट एक मेल जो है कभी भी एक फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता. ये हमारा इंडियन लॉज कहते हैं. सो ऐसे इनको मैरिज का ही राइट नहीं दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया. अडल्ट्री चलो हम लोगों ने आपके डिक्रिमिनलाइज कर दी, बट अभी तक इनके पास राइट्स नहीं है, बच्चों का राइट्स नहीं है अभी तक. यूसीसी के अंदर ये भी चीज़ें आएंगी विद टाइम, ये भी इवॉल्व होगा. और वेरी नाइस. और prostitution और there is a one sensitive, very vulnerable section of the society, tribes. Still polyandry is prevalent in tribes. कितना कुछ है, पता है कितनी तरीके की हमारी ट्राइब्स हैं. बहुत प्रोग्रेसिव ट्राइब्स भी हैं जहाँ पे मेट्रियार्कल परफॉर्म होती है. बच्चे अपने मामा जी के साथ रहते हैं, लेडीज़ कभी जाती ही नहीं है अपने ससुराल, वो कंसेप्ट ही नहीं है. ऐसी प्रोग्रेसिव हमारे पास माइंडसेट वाली ट्राइब्स भी हैं. बट ओवरऑल बेचारे कितने पिछड़े हुए हैं, अभी तक उनको बेसिक एजुकेशन नहीं पहुंची. आप यूसीसी को कैसे आप कर दोगे वहाँ पे परफॉर्म? दैट इज स्टिल अ हिंड्रेंस. तो सिर्फ रिलीजन नहीं बच्चे, रिलीजन के साथ आप लोगों को क्या देखना है? दैट इज योर सेक्सुअल, आपके जो ओरिएंटेशन वाले हैं, दैट इज योर LGBT, और हमारे दैट इज योर ट्राइब्स, एंड एक और दैट इज योर लिव इन रिलेशनशिप. इन सब के बारे में जब हम हॉलिस्टिकली बात करेंगे देन इट कम्स टू योर यूसीसी. ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं. दैट इज योर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा हमारा आर्टिकल है जो कि इसके साथ डील करता है? 44. मुझे दैट इज योर 44 पार्ट नंबर 4, दैट इज योर DPSPs. क्या DPSPs हम लोगों के इन्फोर्सेबल होते हैं जी? No ma'am. प्लीज अंडरलाइन, दैट इज योर नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन, कि ये हम लोगों के इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं. दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इनटू द नेचर.
इसीलिए यूसीसी अभी तक अप्लाई नहीं होता। अभी अभी भी हम लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपके लॉज के थ्रू वो गवर्न हो रहे हैं। नेक्स्ट इज जी, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द यूसीसी बाय द स्टेट। ये पढ़ना शुरू करो। Personal laws such as the intestacy and succession, wills, joint family and partition, marriage and divorce relate to Please the entry underline 5 that of is the your entry number 5 of list 3 of the concurrent list of the 7th schedule of your IC. जी, Indian Hence, the Constitution. states are also empowered to legislate upon them. Enacting and enforcing UCC, while Article 44 अब इसको याद रखना है किसके अंदर आता है हमारा सक्सेशन। दैट इज योर एंट्री नंबर 5, दैट इज योर लिस्ट नंबर 3, कंकरेंट लिस्ट शेड्यूल नंबर 7 के अंदर 7. आता है। नेक्स्ट इज योर enacting and enforcing the UCC. While Article 44 uses the word the state shall endeavour, other articles the DPSP use words such as in particular strive, shall in particular directed policy, shall be the obligation of the state, etc. नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चे, दैट इज योर यूसीसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स पढ़ना शुरू करो। देयर वाज There was no consensus in the constitutional. हमारे तो जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ना बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया था। मतलब कि ऐसा बोलना शुरू कर दिया था कि नेहरू जी जाओ, और उनको इतना बुरा भला बोला गया नेहरू जी को इस टाइम पे जब वो हिंदू कोड बिल लेके आए कि बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं, इनको ले आए प्रधानमंत्री बना के तो अब ये कुछ भी करेंगे हमारे धर्म के साथ। वाइडली क्रिटिसाइज एंड ही वॉज ऑल्सो अ हिंदू, बट स्टिल उन्होंने ही समहाउ मैनेज कि नहीं भाई मुझे करना ही करना। बहुत कुछ सुना। तो पॉलिटिशियन ऐसे नहीं है, ये भी एक तरीके के भगवान होते हैं जो तुम्हें कुछ राइट्स देंगे, स्पेशली गर्ल्स जो तुम्हें देंगे कोई राइट्स। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर BR अम्बेडकर एंड योर नेहरू जी, who has blessed you with your property rights, inheritance right, divorce right, marriage right. ये सारे राइट्स सिर्फ क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ देम, एंड दैट्स इवन ट्रू। देखो कितना बढ़िया बात है कि BR अम्बेडकर जी ने रिज़ाइन किया। मैंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, जब आपके रेलवे मिनिस्टर थे ना वो आपके, तो और ना उनके टाइम पे बहुत ज़बरदस्त एक ना आपके रेलवे एक्सीडेंट हो जाता, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। दो उनका रेजिग्नेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेड, बट ही डिड इट। और आज के टाइम में थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, चलो जी पढ़ो जी। दैट इज योर, देयर वाज नो कंसेंसस इन द Constituent Assembly about what a potential UCC would entail. Many thought that a UCC would coexist alongside personal laws, while others felt that it was to replace personal law. Many believed that the UCC would deny freedom of एक ना religion. इसका बड़ा सुंदर कंसेप्ट है। कहते हैं यूसीसी को ना सीधे इम्प्लाई मत करो, कहते हैं इसके स्टेप्स हैं कुछ। वो स्टेप कैसे हैं? जैसे कहते हैं हिंदू कोड बिल आया, कहते हैं धीरे धीरे हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ट्रिपल तलाक इश्यू आज की डेट में अलाउड नहीं है। कहते हैं जो लॉज हैं, जो हमारे रिलीजन के बीच में जो फ्लॉज हैं, एक्चुअली किसी भी धर्म को ना ये डिल्यूट नहीं करना चाहती कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये डिल्यूट नहीं करना चाहती। वो सिर्फ ये बोलती है जो हमारे आपकी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपके जेंडर को इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड करती, उनको रिमूव किया जाए जो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। इस कंसेप्ट को बोलते हैं बच्चे, दैट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ योर एसेंशियलिटी, कि कौन सी प्रैक्टिस हम लोगों के एसेंशियल है, कौन सी नहीं है। अब ये कोई है कि निकाह हलाला जैसी चीज़ें आप लोग देख के आ रहे हो, क्या वो ज़रूरी है? मेहर इज़ अ गुड आइडिया, वो अभी तक प्रेवलेंट है। तो कहते हैं जो चीज़ें रेलेवेंट है उन चीज़ों को ही इम्प्लाई किया जाए, दूसरी चीज़ों को ना किया जाए। दैट इज़ अ आइडिया। कहते हैं जो लॉज हैं हम लोगों के, वो धीरे धीरे हम लोगों को यूसीसी डायरेक्टली इम्प्लाई नहीं हो सकता, कभी नहीं आ सकता इंडिया में। अब इसीलिए जो जहाँ पे ये पास हुआ है, दैट इज़ गुजरात में हुआ है या उत्तराखंड में हुआ है, ये धीरे धीरे करके ना आपकी चीज़ों को इम्प्लाई कर रहे हैं। ये कंप्लीटली नहीं हुआ है, ये सिर्फ पास हुआ गुजरात में। हमें नहीं देखना कि बीजेपी सरकार जी इसको अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ये देखना हम कैसे कर सकते हैं इसको। अगर हमें इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछते हैं हिजाब के लिए या कुछ भी, तो हम क्या रिप्लाई करेंगे? हम ये बोलेंगे कि क्या वो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी के अंदर आती हैं वो चीज़ें? यस, वो किसी को नुकसान नहीं कर रहे। क्या कैरिंग द करपान्स विद योर सिक्स, क्या वो अलाउड होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। वो तो हमारा आर्टिकल नंबर 25 में इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है, बीच में उसके ये चीज़ लिखी हुई।
हाँ, विदाउट हार्मिंग एनीवन, दैट इज अ क्लॉज. तो इन चीज़ों को आप लोगों ने दिमाग में रखना है. प्लीज कंटिन्यू. अपने माइक्स म्यूट रखें प्लीज़ एवरीवन, एंड कैमरास ऑन कर लें. जसप्रीत, मनजोत, लुबित, दीक्षा, मयूर, खुश, रमनीत, वासु, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊँ और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता तो आप पूछ सको. जी. The proponents of the UCC in the Constituent Assembly included members like B.R. Ambedkar, Aladi Krishna Swamy Iyer and K.M. Munshi. They put forth the following arguments in favor of a UCC. क्या फेवर है? व्हाट इज द पॉइंट्स? क्या लगता है आप लोगों को कि यूसीसी अच्छी चीज़ क्यों है? आप लोग बताओ. टेल. Why UCC is good? Yes, definitely. That is your सबसे पहले equality justice provide हो रहा है, and that is not just your women, that is overall. मैंने पहले बताया कि लड़के भी दुखी होते हैं लड़कियों से, बहुत तंग करती हैं लड़कियाँ. जब तुम्हारी शादी होगी तब पता लगेगा तुम्हें. ठीक है, तो उनका भी हक है कि वो डाइवोर्स ले सके. बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं. पता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर तो बोला जाता है कि मेल्स के पास भी प्रोविजन होना चाहिए. कई बार बीवियाँ मारती है लड़कों को. ठीक है, तो कहते हैं नहीं, कहते इक्वालिटी जो है दोनों साइड से होनी चाहिए. और क्या लगता है आप लोगों को? क्या सेक्युलरिज्म? या डेफिनेटली अ पॉजिटिव एंड अ वेरी डेवलपमेंट वाला ना एस्पेक्ट से सेक्युलरिज्म. इट इज़ नॉट जस्ट सेक्युलरिज्म. सोचो किसी धर्म में कोई अच्छा परिवर्तन हो रहा है तो कितनी अच्छी चीज़ होगी वो. कई बार नहीं किसी धर्म में कोई चीज़ें अच्छी होती, हाँ एक्सेप्ट करते हैं. सिख्स में भी हैं, हिंदू में भी हैं, मुस्लिम्स में भी है, सब धर्मों में है. वो अगर हम लोग हटा दें तो इट इज़ अ वेरी डेवलपमेंट काइंड ऑफ योर थिंग इन योर सेक्युलरिज्म. और व्हाट आर द फेवर्स, पॉजिटिव्स ऑफ योर यूसीसी? वॉमिट. Dignity to all women. या दैट इज़ योर इक्वालिटी जस्टिस. ये हम बात कर चुके हैं. अब स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ, दैट इज़ योर वुमेन एंड मेन ऑल्सो, पर स्पेसिफिकली वुमेन के लिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा. जी. और इससे ये हो रहा है कि religion is not being enforced. It is just a personal thing. हाँ, किसी को लगता है कि मुझे रिलीजन चेंज करना है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस अच्छी है तो घर धर्म तो चेंज कर ही सकता है इंसान. कितनी सारी अजीब चीज़ें हैं, है ना, जो कि आपकी कन्फ्लिक्टिंग है. तो डेफिनेटली वो हो सकता है हम लोगों का. और Upholding inclusivity. इंक्लूसिविटी इन सेंस और Bringing cultures together. ब्रिंगिंग कल्चर्स टुगेदर. ओके. Cultural inclusion. और It will bring a sense of unity between the people. चलो, अब तुम लोगों ने पढ़ा, फटाफट से पॉइंट्स पढ़ो Fraternity. ऊपर से. सबसे नंबर 1 इन्होंने लिखा है, दैट इज योर जस्टिस, Equality and justice. एंड देन इज योर सेक्युलरिज्म, देन इज योर Women rights. वुमेन राइट्स के बारे में बात किया इन्होंने. Arguments in the favor, that is combined all the segregated laws and seems civil law for every citizen regardless of the faith. इन्होंने ये चीज़ बोली है. ठीक है. देन इज योर प्रमोट योर नेशनल इंटीग्रेशन, कैन बी द वन. डेफिनेटली वननेस और आपकी नेशनल स्पिरिट की भावना जागेगी. और जी दैट इज योर जेंडर जस्टिस, secular activities that is regulated by the state enacting the laws, and then is your parliament to make the laws, to make the judicial pronouncements enforceable, that is also there. ठीक है जी. so यही है हम लोगों के. अब हम लोग पढ़ते हैं that is your against. हाँ जी, बताओ क्या सही नहीं है इसमें? assimilation. हाँ, मतलब कि पर ना एक बात है, हम लोग बोलते हैं assimilation हो जाएगी. बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन को बोलते हैं हम लोग दैट इज़ अ मेल्टिंग पॉट, कि सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब धर्म अपने साथ ना अपनी कई कई चीज़ों को एंजॉय करते हैं. हम लोग गणेश चतुर्थी भी बनाते हैं. मैं एक सिख हूँ, मैं कितने गणेश जी करती हूँ, चेरिश करती हूँ मैं उस चीज़ को. आप लोग भी. मैं देख रही थी मेधा ने कल परसों वीडियो डाली थी कि वो इतनी हिमाचली है, उसने भी अपने घर में ना गुटका साहब भी रखे हुए हैं. कितनी अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ है ये. हर एक धर्म को हम लोग जो है आपका क्या करते हैं, पर यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका जो आनंद कार्य है हम आपको ज़बरदस्ती बोलेंगे कि आपको अग्नि के फेरे लगाने हैं, ऐसा तो नहीं है. यूनिफॉर्मिटी डजंट मीन दैट
कि आपका जो कबूल है उसको हम बोल रहे हैं नहीं जी तुम्हें तो गुरु ग्रंथ साहब के मत टेकना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं हम लोग। एसिमिलेशन है पर एसिमिलेशन नहीं भी तो है ना। कल्चर की सिमुलेशन मिलेगी, जैसे कि हम देयर विल बी नॉट या डेफिनेटली डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। यू कैन राइट अगेंस्ट, पर बहुत सारे इसी के काउंटर पार्ट भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। चलो और बताओ व्हाट आर द पॉइंट्स अगेंस्ट एवरीवन ऑनलाइन पार्टिसिपेट, कैसे अगेंस्ट नॉट इन्फोर्सेबल, या बोल सकते हैं अभी के लिए कि और to cultural and religious harassment, culturally and religious. वो बोल दिया उसने, शहताज ने भी बोला है दैट इज़ योर कल्चर को रिलीजन को, वही समझा रही हूँ कि ऐसा कोई बोल देंगे तुम्हें कि सिक्स को कि भाई अग्नि के ही पहरे लो, कबूल है करो, नहीं वो तो नहीं हो रहा। पर हाँ बोल सकते हो, नेगेटिव है बोलना चाहते हो बोल सकते हो कि डाइवर्सिटी हिट हो रही है। पहले मूवियाँ भी बन जाती थी, अब डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, पता ही नहीं तुम लोगों को निगाह हलाला भी कुछ होता था। चलो और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो होती हम्म जैसे जो मतलब फिक्स्ड लॉज हैं रिलीजन के आप हम्म। उसमें वो एडजस्ट सबसे बड़ी बात बच्चे दैट इज़ योर सोशल अनरेस्ट आ सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट ना दैट इज़ योर सोशल अनरेस्ट आना सोसाइटी के अंदर। इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग 1947 में 52 में, मैं आपको बोला नेहरू जी और अम्बेडकर जी को पता नहीं क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। आपको पता है जो शायरा बानो का केस बता रही हूँ इसकी मैं स्टडी पढ़ रही थी, कहते हैं उनके ऊपर लोगों ने ना फतवा तक जारी कर दिया था, इतना मुश्किल। और उन्होंने बेचारी ने लेडी ने उन्होंने 1978 की बात है, सोचो कितना पिछड़ा हुआ टाइम था वो, उस टाइम के ऊपर उनके फतवा जारी कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अब तो है नहीं हो, पर ये माना जाता है कि उन्होंने अपना केस भी विड्रॉ कर लिया डर के मारे, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी, कहते नहीं ये चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है, मेंटेनेंस प्रॉपर मिलनी चाहिए एक लेडी को। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर मेंटेनेंस। मेरे ख्याल से सिर्फ 40 रुपये मिलती थी, फिर आपके 100 रुपये मिली, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दी थी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला 200 रुपये देना शुरू करो। तो ऐसे ऐसे करके जो है चीज़ें गई हैं आपकी शायना बानो के केस के अंदर। तो इट वाज तभी बहुत ज़्यादा आपका रोमांटिसाइज किया जाता है वो वाला आपका केस जो है। ठीक है जी, कंटिन्यू। Equality and justice. UCC uphold the principles of equality and justice. Secularism. UCC would align with the secular nature of the Indian state. Women's right. It would do away with discriminatory practice prevalent in personal laws, particularly those affecting women's rights in matters such as marriage, divorce, and inheritance. Opponents of the UCC in the Constituent Assembly include अच्छा, ये members. आप जो अगेंस्ट में थे चीज़ें, सबसे पहले आप ये भी लिख सकते थे बच्चे, दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 25 एंड 26, जहाँ पे आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करना आपका हक है। बट अगेन मैं इसका एक आप लोगों को प्रो बता दूँ, 26 में रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आपकी ना एक ना बड़ी पुरानी एक न्यूज़ भी है, आई गेस 3 और 4 ईयर्स बैक, एक ना प्रैक्टिस थी, शायद ये तेलंगाना में थी, पता नहीं केरला में थी, कि ब्राह्मण्स को ना ब्रह्म भोज कराया जाता था, और फिर जो उनका जूठा होता था ना, वहाँ पे लोग अपना जो है रोल करते थे उस जगह के ऊपर, उनके जूठ के ऊपर, कि भाई हमारे जो कुकर्म है वो साफ़ हो जाएंगे और ये सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कहते क्या ऐसी सी ये कहते प्रैक्टिस है, कहते हटाओ इसको। अगेन कैसे आया वो, एसेंशियलिटी के बेसिस के ऊपर, नहीं ज़रूरी था, हटा दिया उन्होंने। मनुस्मृति को पढ़ा, धर्मशास्त्र को पढ़ा उन्होंने रियलाइज़ किया ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला धर्म ने, तो उसको चेंज किया गया। और मनुस्मृति को रिस्पेक्ट देते हुए उन्होंने ये चीज़ों को वर्डिक्ट दिया। सबरीमाला केस, आपको पता है सबरीमाला का जब केस हुआ था कि लेडीज़ वर नॉट अलाउड, तो 7 बेंच केस बैठा था एंड 6 ने बोला था आई एग्री, एक ने बोला था आई शुड नॉट बी इन फेवर। और वो पता कौन थी? इट वॉज योर Women. हिंदू, यस, जस्टिस हिंदू, वुमेन, ही हरसेल्फ सेड, कहते ये तो ऐसे तो करते करते कहते हम डाइवर्सिटी को हिट कर जाएंगे, कई जगह तो रहने दो, बिकॉज दैट वॉज शुड नॉट बी देयर। हाँ लोग जाते हैं, अभी हमारे प्रेसिडेंट जी भी गए हैं, करते हैं लोग, यात्रा करते हैं, अभी करते हैं, मेल्स के साथ फीमेल्स भी अलाउड है, जो वो काले वस्त्र डालते हैं, साड़ियाँ डालते हैं, कभी नोटिस करना।
तो बहुत बड़ी यात्रा होती है, तो वहाँ पे है, अब अलाउ कर दिया, पर दैट वाज आल्सो अ नेगेटिव वन। पर्सनल लॉ बच्चे कंकरेंट में आता है, कहते हैं ये ना एक्सक्लूजन ज्यूरिसडिक्शन के पार है एंड सब कुछ ही, और जो पर्सनल लॉज है वो यूनियन के अंदर है, तो देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट, ये अगेंस्ट में डाला है एंड ये डाल दिया दैट इज़ दे शुड नॉट इंटरफेयर विद द पर्सनल लॉज। देन डाइवर्सिटी जो आप लोगों ने बोला, देन इज़ योर नेशनल, दैट इज़ योर कंसेंसस। कोई भी तैयार नहीं था हिंदू कोड बिल के लिए, कोई भी तैयार नहीं था, बट कहते हैं अगर डेवलपमेंट करनी है तो तुम्हें करना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, डन, समझ आई ये चीज़। चलो जी बढ़ते हैं आगे। बैकग्राउंड ऑफ द यूसीसी, नंबर 1 दैट इज़ योर कॉलोनियल India. The British government report in 1835 stressed the need for uniformity in the codification of laws related to crimes, evidence and contracts. Personal laws of Hindus and Muslims were to be kept outside such codification. B. N. Rao Committee. The increase in legislation dealing with personal issues forced ठीक है the जी, gov- प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप लोगों को आंसर लिखने के लिए अभी मैं दूंगी इसके बाद आफ्टर दिस सेशन, दैट इज़ योर बी एन रॉ कमेटी को याद रखना, दैट इज़ इंक्रीज इन द लेजिस्लेशन विल डीलिंग इन द पर्सनल इश्यूज forced the government to the committee to codify the Hindu law in 1941. Next is your Hindu Succession Act, जी, Hindu Succession Act based on its recommendation. A bill adopted in 1956. Please underline. Codified the law that includes your Hindu, Buddhist, Jains and your Sikhs. Okay जी, next is your separate personal laws. There were separate personal laws for Muslims, Christian and Parsis. Religious rights versus other fundamental rights. Practices such as triple talaq and polygamy. Please underline, that is religious rights versus other fundamental rights. Like your triple talaq, polygamy were adversely impacted by the right of a woman and the life of your dignity. Ji, next is your Government of India has raised the question of whether constitutional protection given to religious practices should constitutional protection given to the religious practices should extended even though they are those that are not in compliance with the fundamental rights. Status of uniform codes in India. Indian laws do not follow uniform code in most civil matters such as the Indian Contract Act of 1872, Civil Procedure Code, Transfer of ये Property. बच्चे हम लोगों के लॉज बताएं कि कौन कौन से इसके साथ डील करते हैं, देख लेना। दैट इज़ योर, अभी जो हमारे फॉलो करते हैं इनडायरेक्टली, मैंने बताया ना कि सीधे यूसीसी मत अप्लाई करो, आपको छोटे छोटे लॉज बनाने पड़ेंगे, इसीलिए तो उनको भी टाइम लग रहा है आपके गुजरात को भी और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो कौन से इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट है, देन इज योर सीपीसी है, देन इज योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट है, एविडेंस एक्ट है जी। So States, however, had made amendments and therefore there is diversity under these secular civil laws. Recently, several states refused to be governed by the Uniform Motor Vehicles Act of 2019. जी, अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चे, हम लोगों का पुराना ये जो कोड बिल है, इसका जन्म जब हमारा हुआ था उससे पहले दैट वाज योर हिंदू कोड बिल, मैंने बताया बी आर अम्बेडकर जी के कारण, बट बड़े स्मार्टली प्ले किया और ये 4 एक्ट आए थे। The 4 different acts that constituted your Hindu code bill, that was the Hindu Marriage Act, the Hindu Succession Act, the Hindu Minority and Guardianship Act, and Adoption and your Maintenance. क्या आप मैरिज समझते हैं? Yes. इसके अंदर ही डिवोर्स आ जाता है। सक्सेशन अभी बताया, that means inheritance only, बस एक broader term है सक्सेशन, कि प्रॉपर्टी के राइट्स कहाँ जाएंगे। इनहेरिटेंस में क्या होता है, मुस्लिम्स में वुमेन को भी मिल रहे हैं, वाइफ को भी मिल रहे हैं, मदर को भी मिल रहा है, बच्चों को भी मिल रहा है, ठीक है, वो आ गया। उसके बाद हिंदू मिनॉरिटी, गार्जियनशिप का क्या मतलब हुआ? But who is taking the care of? हाँ, बच्चे की कस्टडी कौन करेगा? यस, बच्चे की कस्टडी, जब डाइवोर्स हो जाएगा बच्चा किसके पास जाएगा, दैट इज देयर, वो इन मेजॉरिटी इन फेवर ऑफ द वुमेन ही होती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये, यूनिवर्सली, ठीक है। उसके बाद जी अडॉप्शन एंड योर मेंटेनेंस, दैट मीन्स आप अडॉप्ट कर सकते हो, बच्चा नहीं हो रहा, पॉलीगमी करने की क्या जरूरत है, बच्चा अडॉप्ट करो आज की डेट में। मेंटेनेंस दो उसको प्रॉपर, अगर वाइफ को आपने जॉब नहीं करने दी, आप उसको लेके आए हो, आपकी जिम्मेदारी है, तो उसकी मेंटेनेंस देना। बट ये भी ना बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ओवर द टाइम जब हमारे पास यूसीसी इम्प्लाई हो जाएगा ना, तब हम इस पर डिबेट क्या करेंगे। वाई वुमेन शुड गेट अ मेंटेनेंस, यू आर इनफ एजुकेटेड कि आप लोग अपना गुजारा खुद कर सको, और कई बार इन केसेस के अंदर कोर्ट्स जानती भी है कि तुम इतने पढ़े लिखे, तुमने जॉब क्यों नहीं की फिर, तो कई बार ये मुद्दा आता है
तो मेंटेनेंस स्टिल इज अ क्वेश्चन. समझ आई एवरीवन? सो प्लीज कंटिन्यू. दैट इज योर हिंदू सक्सेशन. The Hindu Succession Act, it introduced several significant changes to the Hindu personal laws, particularly with the regard to property That rights is your, please underline, that is your property rights and ownership opportunities for the for women. Key provisions of the Hindu Succession Act of 1956 included property rights of the women. The इन act सबके ईयर जो है ना, प्लीज बच्चे याद रखना, थोड़े बहुत जो ऊपर भी पढ़े हैं यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं. दैट इज योर 1956 है. द प्रॉपर्टी राइट्स फॉर द वुमेन. The act granted women property rights, enabling them to inherit and own property in their own right. Daughters became eligible to inherit from their father's estates. ठीक है जी. द डॉटर्स बिकम एलिजिबल टू इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर्स एस्टेट. अभी भी ना फिर वुमेन को ऐसे ही बोला जाता है. एक्ट पास हो चुका है, फिर भी वुमेन को जो है सोशली कंपेल किया जाता है कि आप एक्सेप्ट मत करो डॉटर्स एज अ डॉटर अपने फादर की आपकी प्रॉपर्टी को. अभी तक ये चीज़ें हैं, प्रोवेलेंट हैं. एक्ट आने के बाद भी ये विद टाइम हटेंगी. देन इज योर रूल ऑफ योर सक्सेशन. The act established rules of succession specifying the order in which the heirs would inherit in case of an हेयर्स intestate मतलब male's कि death. आपके आगे जो बच्चे हैं, जो वारिस हैं, उनके बारे में बात हो. इनहेरेंट इन द केस ऑफ योर इंस्टेट Male's मेल्स death. डेथ. It introduced a distinction between class 1 heirs and class 2 अच्छा, heirs. अगर आप लोगों के ना, मेरे एक ताऊ जी हैं, उनकी मदर और फादर की ना अनएक्सपेक्टेडली अब इकट्ठे ही डेथ हो गई. तो जैसे अगर आपका कोई होता है तो डेफिनेटली एक पेरेंट जिंदा होता है तो उस टाइम पे प्रॉपर्टीज नाम करा लेते हैं, या फिर जो आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हो तो उसको निकालना ईजी हो जाता है. अब दोनों की इकट्ठे डेथ होगी, दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनी रखा हुआ था. ऑब्वियसली पेरेंट्स अपने एक दूसरे को ही रखते हैं जनरली. तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, जब वो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, तो उनके पड़पोतों तक बुलाया गया कि आओ पहले साइन करो. तो हेयर 1, 2 और 3 तक बात जाती है. कहते पड़पोतों को भी बुला के लेके आओ कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, साइन करके दो, उसके बाद आप लोगों को इनका बैलेंस मिलेगा. तो आज की डेट में इतनी कम्प्लेक्सिटी हो चुकी है चीज़ों की. सो दैट इज़ योर, बिकॉज ऑफ योर दिस थिंग ओनली, ये जो चल रहा है. विल भी काम आती है. अगर विल ना हो तो, अभी मैंने बताया ना उनकी विल कैसी थी, वो आपस में ही नॉमिनेटेड थे, दोनों की डेथ होगी. फिर उसके बाद विल तो जनरली नॉमिनेशन अब तो बैंक्स ने बहुत मतलब कि कंपल्सरी कर दिया है, टायर 1 टायर 2 करो. अगर अनएक्सपेक्टेडली दोनों की ही डेथ हो जाती है, उसके बाद फिर आपके पूरे ख़ानदान को बुलाया जाता है और एक एक करके पेशी करवाई जाती है उनकी. तो इसीलिए विलिंग डेफिनेटली विल ज़रूरी होती है बुज़ुर्गों की. नेक्स्ट, that is amendment in your 2005. In 2005, it was amended to enhance gender equality in matters of inheritance. Further, it expanded the category of descendants who could inherit, elevating women to the status of class 1 heirs. It ensured that daughters would inherit an equal share of property as sons. ये भी हमारा विनीता शर्मा वर्सेस योर राकेश सिंह केस था कि daughters like your son have a equal right to inherit the property. ये भी आपके भाई बहन का केस था, ये उस टाइम पे चल रहा था. आगे चल लो जी. दैट इज़ योर नीड फॉर योर यूसीसी. बच्चे इक्वालिटी के लिए, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को आपका सर्व करने के लिए. एंड ये ना JNK में अगेन फिर से अलग थे आपके विचार. फिर से आर्टिकल 370 के बाद ये आपके नॉर्मली अप्लाई होता है. उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अगेन वन प्रोविजन जिसकी वजह से हम लोग चाहते थे. एक ना इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग था, दैट इज़ योर फ्रीडम ऑफ चॉइस. ये पढ़ना शुरू करो नेक्स्ट पेज से, इसको पढ़ना शुरू करो. Freedom of choice. व्हाट इज द पेज नंबर? 5. पेज नंबर 5 निकाल लो जी. दैट इज योर चॉइस ऑफ योर फ्रीडम ऑफ चॉइस जी. A religion-neutral personal law would encourage the protection of couples in case of intercaste and interreligious marriages. Even acts like the SPN 1954 permit any citizens to have a civil marriage outside the realm of any religious personal law. आपको पता है अगर ना सपोज करो कि किसी बेबी के अंदर आउटफिट्स की कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, इवन ये ना इन्वायरमेंट में भी पढ़ेंगे हम लोग, तो हमेशा ये पूछा जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप और आपके हस्बैंड के क्या कोई क्लोज रिलेशनशिप्स हैं. सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ये बहुत बड़ा मुद्दा है. अब यहाँ पे भी रिलीजन वाइज चीज़ें चेंज होती हैं. मुस्लिम्स में क्लोजेस्ट मैरिजेस होती हैं
और अगर आप सरदारों में देखोगे तो उनमें तो सेम गोत्र में शादी करना अलाउड ही नहीं है। इवन मेरे ख्याल से बहुत सारे आपके और भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिंदूज, है ना, तीन गोत्र सेम नहीं होने चाहिए, ना माँ के और ना फादर के। वाई? बिकॉज ऑफ द जीन्स। यस, बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक इशू। ठीक है, ये आज पहली बारी लाइट गई है। और ये पता है, इवन हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे कि एलिफेंट्स के केस में भी यही होता है कि सेम एलिफेंट जो है, दैट इज़ योर मेल और फीमेल जो हैं हम लोगों के, जब आपके आपस में इनके बच्चे चलते रहते तो उनके खिलाफ ना एक ना इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती, वैरायटी की जीन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनको बीमारियां जल्दी लगती हैं और उनकी डेथ हो ਇੱਕ जाती ਮੈਂ है। ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ हाँ, बहुत ज़्यादा है ਬਿਕੋਜ਼ ये ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। disorders। ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀਅਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨੇ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਦੀ बेबीज। हाँ, यस डेफिनेटली, जितना आपके दूर की शादी करोगे ना आप लोग उतना बेटर है, क्योंकि नहीं तो अगर जीन्स बिल्कुल सेम होता है किसी भी तरीके से बीमारियां ज़्यादा फैलने का डर होता है उससे। ये एक फैक्ट है, ये डॉक्टर्स आजकल सीधे ये चीज़ें बोलते हैं। और हम लोग हमारे ना एलिफेंट पढ़ा था हम लोगों ने, जो मेरे साथ एनवायरनमेंट कर रहे, तो हमारे डिफरेंट रिजर्व्स हैं। एलिफेंट कितने रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर? 33। वो 10 माइक साइट्स थी, तो 33 जो हम लोगों के आपके एलिफेंट रिजर्व्स हैं बच्चे, उनके बीच में एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो इधर से उधर आपके माइग्रेट कर सकें, इधर से उधर जा सकें वो आपस में। कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। आप यहाँ पे नाडा साहब जाओ, वहाँ पे ना 2 पहाड़ों के बीच में ब्रिज बनाए होते हैं, दैट इज अ ग्रीन ब्रिज, जिसके ऊपर सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं। वाई? बिकॉज दे वांट कि आपका जो एनिमल है इधर से उधर जाए। अगर वो एक ही पेड़ पर रहेगा ना हमेशा के लिए, तो मरने की प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जीन शुड चेंज। और ये भी यहाँ पे यूसीसी में भी उन्होंने यही बात की है कि जेनेटिक रिलम, ये सारा, ये भी चीज़ें कहते काउंटर करो हम लोगों की, ये भी करनी चाहिए। क्लोजेस्ट मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल जिसमें फंडामेंटल रूल्स में जो साइंटिफिक टेम्पर को एनकरेज एनहांस करने की बात होती है, उसमें कुछ ऐसे वो बना के क्लॉजेस बना के हाँ वो भी शामिल कर सकते एक्चुअली ये ना अवेयरनेस से होगा। ये फंडामेंटल ड्यूटी अकेले बनाने से नहीं होगा। अगर फंडामेंटल ड्यूटी बनाने से ये चीज़ होती सौरभ, तो मुझे एक सिंपल सा फंडा बताओ, आज तक कितने स्पोर्ट्स पर्सन निकल जाते हैं हमारे इंडिया में से? कितने गोल्ड मेडल आए हैं हमारे? आपके कॉमन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਪਿਆ। मुझे बना मुझे कशिश मैम प्लीज इसको माइक को लगाना चार्जिंग पे। अब आ रही है? तो मैं तुम लोगों को बता रही थी, क्या कहाँ थे हम? सॉरी। हाँ, कितने गोल्ड मेडल्स आए हैं इंडिया के 13 कॉमनवेल्थ में? 13 और इसके ऊपर कौन है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे। अच्छा, उनके कितने आए हैं? नंबर ही नहीं है, 50 प्लस हैं उनके, 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं। तो तुम्हारे अगर साइंटिफिक टेम्पर अभी तक हम लोगों ने अचीव कर लिया होता तो हमारे गोल्ड मेडल ना हमारे भी 100 आ रहे होते। जब ये तो चलो गोल्ड मेडल की बात है, अभी ये हमारे इसमें चाइना है नहीं, यूएस है नहीं, तो हमारे इतने मेडल्स आ जाते हैं। बट नहीं थे नहीं कॉमनवेल्थ, अच्छा ओलंपिक्स में, हाँ ओलंपिक्स देखो ना, हम तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते। तो ये तो ना पब्लिक अवेयरनेस करने की चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम लोग इस चीज़ के साथ ना कर नहीं सकते कि फंडामेंटल ड्यूटी में इसको आपका डाल दो। नहीं तो सबसे पहले टैक्सेस आनी चाहिए थी, है ना, वो चीज़ें आनी चाहिए थी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, दैट इज़ पेज नंबर 5 के ऊपर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल ऑफ रिलीजन पढ़ दो। इसके अंदर द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी दी हुई है, उसको रीड कर दो। विजय इधर आ जा, थोड़ा सा इधर करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट। Essential and non-essentials of a religion.
It is argued that UCC will not only deal with non-essential practices of a religion and thus will not violate the religious freedom of communities. It will not violate the religious freedom of the community. तो मैं ये कोई बात मना कर रहे हैं सरदारों को तुम केश मत रखो, सर टर्बन मत डालो, ये तो लाउड है. हिंदुओं को ये कोई बोला जा रहा है कि आप हवन मत करो, जो आपकी एसेंशियल चीजें हैं वो आप करो, कैरी फॉरवर्ड. बट व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ योर एसेंशियलिटी? The doctrine of essentiality. The essential practices doctrine originates from a speech made by B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly. He strived to distinguish the religious from the secular and argued that the state should be allowed to intervene in the matters connected to religion but not intrinsically religious. Shri Mutt 1954. श्री मुत केस था ये कहते देना जरा. चलो अब तुम्हें मैं इंटरेस्टिंग बात सुनाती हूँ. ये केस हुआ, ये मठ केस था हम लोगों का. एंड यहाँ पे बोला गया, कहते हैं ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस कौन सी हैं कौन सी नहीं है, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? सोचो, ये कौन बताएगा कि ये एसेंशियल है कि नहीं है? कहते हैं ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट. पर कहते हैं उसके लिए तो तुम्हें बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए. उन्होंने कुछ चीज़ें तो बता दी, जैसे सबरीमाला के केस में बताया उन्होंने, बट कहते हैं ओवरऑल तो पार्लियामेंट को ही लॉज बनाने पड़ेंगे या कमेटीज़ बनाई जाए तो वो कर सकते हैं. सारों को नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते. कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बता सकते हैं. और तुम्हें पता है यहाँ पे एक हिंदू का एक आपकी हटाएगी, दैट वाज योर तांडव डांस. तांडव क्या डांस क्या होता है? शिव जी का ना गुस्से में आके एंग्री. ये तो उस टाइम पे ना लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे, एग्रेशन में आ जाते थे. बंद कर दिया वो इस केस के अंदर ही हुआ. तो उन्होंने बोला, कहते जो चीज़ें हमारी एसेंशियल हैं वही परफॉर्म करो, नहीं तो मत करो. अपने आप को हार्म करते थे, बहुत कुछ करते थे. अभी भी तो कितने सारे धर्म हैं, अभी भी चीज़ें चलती हैं जहाँ वो एक दूसरे को अपने आप को हंटर मारते हैं. सो अब भी वो चीज़ें अभी भी प्रेवलेंट है. पर तांडव डांस में दूसरे को हार्म, प्रॉपर्टी को भी हार्म कर देते थे. इस वजह से उसको बैन कर दिया गया फिर विद टाइम. ठीक है, आप अगर नगर कीर्तन भी निकाल रहे हो वो आपका रिलीजियस राइट्स है. अगर आप यहाँ से जैसे कि अभी झांकी जा रही है, जो अभी कौन से थे ये आपके उड़ीसा वाले, पुरी जगन्नाथपुरी जी की अभी गई थी, रथ यात्रा गई थी, तो आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी है. उसको पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो. ठीक है जी. सो दिस इज़ योर डॉक्ट्राइन ऑफ योर एसेंशियलिटी. श्रीमुत केस है ये 1954 का. ऐसे ही बहुत सारे केसेस हुए, इसको आप पढ़ सकते हो. दैट इज़ योर 2004 के अंदर यहाँ पे देख लो, तांडव डांस इन द पब्लिक स्ट्रीट्स सिंस इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ रिलीजियस, दैट इज़ योर essential religious practices of the sect. And 2006 में क्या बोला गया? The Supreme Court held that the right of the Sikh student to carry a kirpan while attending the class without harming others, that is also allowed. फिर उसके बाद 2016 का केस था, that was your Supreme Court upheld the discharge of the Muslim airmen from the Indian Air Force to keep a beard and distinguishing the case of from that Sikh who are not allowed to be kept as a beard. आपको पता है beard का एक और स्टोरी सुनाती हूँ. I have read one book जहाँ पे ना फ्रांस में इस चीज़ को ऑप्ट किया जाता, अब नहीं है. फ्रांस में पहले चीज़ें थी, आप अपने साथ कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं कैरी कर सकते थे, जिससे आपका ये पता लगे आप किस धर्म के हो. UCC एट द पीक, वहाँ पे भी इस चीज़ को अनफॉलो कर दिया गया. आप वहाँ पे टर्बन नहीं डाल सकते थे, आप वहाँ पे बियर्ड नहीं रख सकते, आप किरपान नहीं, आप इवन हिजाब नहीं डाल सकते. हमारे यहाँ पे वो चीज़ें लाउड है कि वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, उसका एसेंशियल प्रैक्टिस है. यू कैन गो अहेड, किसी का राइट नहीं फ्रिंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप कर सकते हो कैरी. बट फ्रांस में ये भी कैरी नहीं था. जैसे कई लोग होते हैं ना जो आपका खंडा भी डाल लेते हैं या फिर एक ओंकार डालते हैं, ओम डालते हैं, गणेश जी डालते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते. फ्रांस में ये भी था. दिस टाइप ऑफ सेक्युलरिज्म वॉज देयर, बट ओवर द टाइम दे रियलाइज्ड कि एटलीस्ट हम लोगों को उनके ना सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. राइट एवरीवन? सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड चैलेंजेस जो हैं हम लोगों के क्या हैं, अब बताओ कि व्हाट आर द चैलेंजेस जो UCC के.
grassroots level. हम्म It is not implemented as a grassroots level. राइट कोई मेन सोर्स है मैम जिसको ये इम्प्लीमेंट हो सकता है. और जी बताओ जी, अब चैलेंजेस आप बताओगे. सोशल एक्सेप्टेंस, हम्म सोशल लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस ही नहीं है. सही बात है, कहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. और चैलेंजेस Need to codify the laws because different laws. छोटे छोटे लॉज लेके आने चाहिए. जैसे हिंदू कोड बिल था ना, यूसीसी, वैसा ही भयानक नाम है. यूसीसी कर दो पर डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे लॉज में लेके आओ, ताकि सोसाइटी धीरे धीरे इवॉल्व हो, उसके साथ एडजस्ट करे. जो सक्सेशन आज के डेट में नहीं है इतना, इनहेरिटेंस डॉटर को नहीं दिया जाता, नहीं दिए जाते प्रॉपर्टी राइट्स आज की डेट में. नहीं, कौन करता है वो? पहले अपने अपने बेटे के नाम पे कर देते हैं ना. कुछ है लड़कियां केस कर सकती हैं, पर ये धीरे धीरे इवॉल्व तो हो रहा है ना. लोग अब एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि तियानों भी देना है यार. नहीं यार, वो भी पूरी प्रॉपर्टी उनका हक है साथ. ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं ये चीज़ें, एंड विद टाइम ये इवॉल्व होगा. पर आप एकदम से उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोल दो तो वो नहीं हो सकता कि पूरा यूसीसी का पहाड़ आप किसी के जो है सर पे रख दोगे. तो इट शुड हैपन बट विद द सर्टन बाइफ्रिकेशन. और जी Balanced approach. बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए बिल्कुल. और बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसओ. हाँ, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में एक बहुत बड़ा, Harmony चाहिए. क्योंकि राइट टू रिलीजन और दूसरी जगह हमारा क्या जाता है, दैट इज़ यूसीसी. आपस में बढ़ रही हैं. अगेन एक होगा केशवानंद भारती केस जैसा एक और केस आएगा तो बोलेंगे हारमोनी में चलना चाहिए, है ना. और जी आपने मेंशन किया हम ट्राइबल ग्रुप्स यस, ट्राइबल्स के बारे में भी डेफिनेटली आप लोग लिख सकते हो. नहीं, अब हम चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं. चैलेंजेस, हम नेगेटिव नहीं बात कर रहे हैं, हम चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो गिव मी चैलेंजेस. Page number 60 है. 6 में लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो हर किसी के अंदर आता है. ये मत भूलना. पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव लैग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम. चलो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ योर लेजिस्लेशन है ही नहीं, बना ही नहीं. पॉलिटिकल विल होगी तभी तो लेजिस्लेशन बनेगी. हम लोगों की कंसेंसस नहीं है, resistance from the minority groups and your religious groups, then is your practically difficult and your complexity is there. social hurdles बहुत ज़्यादा हैं, social unrest, fabric जो है disturb हो सकता है. ठीक है. then is your UCC and your tribal rights के बारे में पेज नंबर 6 में लास्ट में पढ़ना शुरू करो इसके बारे में. हाँ, ये भी वाला. UCC and the Tribal Rights provisions of the Hindu Marriage Act 1955 and the Hindu Succession Act of 1956 do not apply to any scheduled tribe unless the central government explicitly directs the same. Many tribal groups fear that the UCC may dilute tribal customary laws and rights. Article 371 Clause A to Clause I and the 6th Schedule of the Indian Constitution provides certain protections to the states of the Assam, Nagaland, Please Mizoram. underline article number 371A and 6th schedule of the Indian Constitution protects the certain protection of the states of the Assam, Nagaland, Mizoram, Andhra Pradesh, Goa with respect to the family Law. laws. जी next आ जाओ. Women- That is women reservation in the urban local bodies. ये भी okay, चलो पढ़ो. Nagaland witnessed a protest against the provision of reservation of 33% seats for women. The apex tribal body of Nagaland, Nagaho, argued that women have traditionally not been a part of the decision-making bodies. The 33% reservation of seats for women would violate the special provisions granted to Nagaland by Article 371A of the Constitution. While uniformity in personal laws is envisaged through the Article 44, the inclusion of personal laws in the concurrent list indicates the protection of diversity in personal laws. Undermining federalism. Personal matters. ठीक है जी. अब जो हमारे बच्चे आपके केसेस हैं, एक तो शाहबानू बेगम केस है 1985 का, मेंटेनेंस के ऊपर था, ये बता चुकी हूँ मैं, इद्दत पीरियड वाला. एंड उसके बाद ना एक और बड़ा शरिया बानो केस है. ये भी बच्चे हम लोगों का है. ये शाह बानो है, ये शरिया बानो केस है. ये बच्चा ट्रिपल तलाक के ऊपर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड
वायलेटिव ऑफ द डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन, ये उसके बारे में था। तो दो अलग अलग केसेस हैं, ये शारिया बानो केस है बच्चे हम लोगों का, ये दो केसेस हैं हम लोगों के। उसके बाद जी दैट इज योर इंडियन वुमेन एसोसिएशन, नहीं उसके बाद बच्चे हमारे ये भी याद रखना 21st लॉ कमीशन भी बैठा था इसके ऊपर। अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग अभी मैं कराने लगी हूँ, उसके बीच में आपको ये भी डालना है, दैट इज इन्होंने भी बात की थी कि देयर शुड बी अ रिफॉर्म्स फॉर योर फैमिली लॉज, एम्बिग्विटी इन द इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन करना, कहते इट इज नीदर, इन्होंने बड़े अच्छे बात बोली थी सेकेंड ना 21st लॉ कमीशन है, इसको याद रखना है, लिख सकते हो। यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। अभी कहते जरूरत नहीं है इसकी, विद टाइम होगी तो देखेंगे, अभी नहीं है। कहते यूनिफाइड नेशन डजंट नेसेसरली नीड्स यूनिफॉर्मिटी, ये भी है, कहते जरूरी नहीं है, बताया ना, ठीक है किसी का कल्चर अलग अलग है उसको रहने भी दो। ये 21st लॉ कमीशन ने बोला था। एंड 22nd लॉ कमीशन ने क्या बोला था बच्चे? द कमीशन हैज इशूड अ कंसल्टेशन पेपर ऑन द यूसीसी सीकिंग अ पब्लिक फीडबैक। पब्लिक क्या सोचती है, जनता क्या सोचती है, कहते इसके बारे में आए। तो आपको ये दो चीज़ें ज़रूर डालनी है जब मैं आंसर राइटिंग कराऊंगी, इसके बाद आंसर राइटिंग का मुद्दा है हम लोगों का। दिस इज़ अ रेपिटेशन अगेन, तो इसको स्किप कर रहे हैं। एंड एक क्वेश्चन है जी, सो लेट्स अटेम्प्ट दैट। यहीं पे आ जाओ, वहाँ पे छोड़ दो जी। ये एक आप लोगों ने अभी अटेम्प्ट करना है, दैट इज़ योर मेंस का क्वेश्चन। Discuss the possible factors that inhibit India from enacting its citizens a uniform civil code as provided by the directive principle of the state policy। मेन 2015 क्वेश्चन है, ये भी आप लोग लिखोगे बैठ के। अब प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द DPSPs। क्या सिक्योरिंग योर UCC इज अ फंडामेंटल DPSP? Yes. क्या पंचायत, विलेज पंचायत इज द वन? Yes, ma'am. 40. क्या प्रमोटिंग योर कॉटिंग इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज? 40. Definitely. And securing workers reasonable, that is your leisure and cultural opportunities. Yes, ma'am. पक्का? 48A. Participation of management workers in industries. So tell me the answer. 1, 2, 3, 4. क्वेश्चन है कि गांधी प्रिंसिपल को कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब ये देखो, देयर इज अ ट्रैप। जैसे नॉट होता ना, वैसे ये ट्रैप है। मैंने बताना नहीं था, तूने बोल दिया। 2 and 3 कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड विलेज कर दिया ना, मैं तो दो ही आए। तो दैट इज योर B, ठीक है। टेक आउट योर फ्री हैंडआउट्स, plain pages and start attempting this question. That is question number 1 मेंस का 2015 का। इजी है, कुछ भी नहीं है। डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स देन इनहिबिट इंडिया फ्रॉम एनैक्टिंग इट्स इंडियाज यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइडेड द DPSPs। ये लिखना आप लोगों को 150 वर्ड्स में। यू हैव 10 मिनट्स विद यू, काइंडली गो हेड। इसके बाद चेक करते हैं। मैंने लिखो। कितने 150 लिखो, उसके बाद करते हैं। समझो, इंग्लिश के टीचर हो तुम, तुम्हें समझाना चाहिए। हमें समझाने के लिए मैं मेंस में साथ में कोई जाऊँगी। चलो जी, अटेम्प्ट करो जी। यू हैव 10 मिनट्स विद यू एंड वी विल रिज्यूम योर क्लास देन। थैंक यू।